हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है वेनम और ये एक एमसीयू मूवी है, यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी है। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक इंसान एलियन पावर की हेल्प से एक सुपर हीरो बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने 2007 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन 3 मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उस मूवी में भी हमें एक वेनम नाम का एलियन दिखाया गया था। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने स्पेस में पृथ्वी जैसे प्लेनेट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। उसी वक्त एक प्राइवेट कंपनी भी स्पेस में पृथ्वी जैसे दूसरे प्लेनेट की खोज कर रही होती है। और जब अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद स्पेस से उनका रॉकेट वापस अर्थ पर आ रहा होता है तो रास्ते में उनको एक कॉमेट मिलता है जहां पर लाइफ फाउंडेशन के लोगों को एलियन ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिन्हें एलियन सिम्बियोट्स भी कहा जाता है। जिसके बाद लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट्स उनमें से 4 एलियन सैंपल्स को लेकर वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उनमें से एक एलियन सिम्बियोट्स भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से उनके रॉकेट में कुछ खराबी आ जाती है और मलेशिया में उनकी क्रैश लैंडिंग होती है। और जब लाइफ फाउंडेशन के लोग उस रॉकेट की क्रैश की जगह पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि इस हादसे में सभी एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं, लेकिन वो एलियन सिम्बियोट्स अभी भी जिंदा होते हैं। लेकिन उनमें से एक एलियन सिम्बियोट वहां से भाग गया होता है। वो बाकी बचे हुए 3 एलियन सिम्बियोट्स को रिकवर करके लाइफ फाउंडेशन के रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। और अब उन एलियन सिम्बियोट्स पर काफी रिसर्च करने के बाद लाइफ फाउंडेशन के डॉक्टर्स को ये बात पता चलती है कि ये एलियन सिम्बियोट्स ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं और अगर उन्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिंदा रखना है तो उनको किसी ऑक्सीजन लेने वाले जीव के साथ बॉन्ड बनाकर रहना पड़ेगा। यानी जिस तरह एक वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जिंदा रहता है उसी तरह उन सिम्बियोट्स को भी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी ऑक्सीजन लेने वाले जीव के शरीर के अंदर जिंदा रहना पड़ेगा। अब एक तरफ तो लाइफ फाउंडेशन के डॉक्टर्स उन एलियन सिम्बियोट्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी इस मूवी का मेन हीरो यानी एडी ब्रूक, जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है। एडी ब्रूक की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम एनी होता है, वो लाइफ फाउंडेशन की वकील होती है और लाइफ फाउंडेशन के सभी लीगल केसेस वही हैंडल करती है। और हमारा मेन हीरो एडी ब्रूक अपने काम को लेकर काफी पैशनेट और ऑनेस्ट होता है। एक दिन एडी ब्रूक का बॉस उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको कार्ल्टन ड्रेक यानी लाइफ फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है। और वो एडी ब्रूक से कहता है कि तुम्हें सिर्फ उनसे लाइफ फाउंडेशन के स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछना है, उसके बाद तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना है और वहाँ से आ जाना है। अब इसके बाद एडी ब्रूक अपने घर पे आता है जहाँ पर उसको उसकी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप दिखता है जिसमें एक लाइफ फाउंडेशन की तरफ से मेल आया होता है। और जब वो उस मेल को चेक करता है तो उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको पढ़कर एडी ब्रूक को पता चलता है कि रिसर्च को लेकर लाइफ फाउंडेशन में भी हाल ही में कई इंसानों की मौत हुई है और उस रिपोर्ट में सबकी मौत का कारण पैनक्रियाटिक कैंसर ही बताया गया होता है। नेक्स्ट डे एडी ब्रूक लाइफ फाउंडेशन के ऑफिस में कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है और फिर एडी ब्रूक कार्ल्टन ड्रेक से उसके स्पेस मिशन के बारे में पूछता है और वो उससे ये भी पूछता है कि लाइफ फाउंडेशन कैसे काम करती है और वो इंसानों पर क्या क्या टेस्ट करती है। तभी एडी के साथ वाली लड़की एडी से बोलती है कि एडी, हम यहाँ पर सिर्फ रॉकेट्स के बारे में बात करने आए हैं। अब इसके बाद एडी ब्रूक बोलता है कि लगता है लाइफ फाउंडेशन की नींव कई सारी डेड बॉडीज पर रखी गई हैं। और अब एडी ब्रूक कार्ल्टन ड्रेक से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कंपनी आम इंसानों में से कुछ को टेस्टिंग के लिए रिक्रूट करती है, जिनमें से ज्यादातर लोग टेस्ट के दौरान मर जाते हैं। अब इस पर कार्ल्टन ड्रेक बोलता है कि ये सब तो सिर्फ एक रूमर है, ये एक फेक न्यूज है। अब इसके बाद एडी ब्रूक कार्ल्टन ड्रेक से बोलता है कि लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ लीगल केसेस हैं उनका क्या। और अब एडी ब्रूक कार्ल्टन ड्रेक से उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई होती है। अब इसके बाद कार्ल्टन ड्रेक वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद जब एडी ब्रूक अपने ऑफिस जाता है तो एडी का बॉस एडी से कहता है कि तुमने ये क्या किया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ 2-3 सवाल पूछने और वहां से उनको थैंक यू बोलकर आ जाना है। तभी एडी ब्रूक बोलता है कि वो आदमी एक कातिल है। अब एडी का बॉस एडी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। इस बात पर एडी चुप रहता है। अब क्योंकि कार्ल्टन ड्रेक एक काफी पावरफुल इंसान होता है तो उसके दबाव में आकर एडी का बॉस एडी को नौकरी से निकाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ एडी की गर्लफ्रेंड एनी को भी इंफॉर्मेशन लीक करने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब एडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो अब एनी एडी से कहती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और अब एडी की गर्लफ्रेंड भी एडी से ब्रेकअप कर लेती है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो एक सिम्बियोट्स प्लेन क्रैश के टाइम पे वहां से भाग गया था, दरअसल वो अभी भी जिंदा होता है और जिस इंसान की बॉडी के थ्रू वो ट्रेवल कर रहा होता है उस इंसान के शरीर के अंदर कुछ पावर्स आ गई होती हैं। वो काफी मजबूत हो जाता है
और काफी ताकतवर भी हो जाता है और उसके पास काफी अलग अलग वेपन्स भी आ जाते हैं। और वो एलियन अपना पेट भरने के लिए जिस इंसान के शरीर के अंदर वो रह रहा होता है उसी के ऑर्गन्स खा लेता है और फिर बाद में उसका शरीर छोड़कर दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है। और ऐसे करते करते अभी तक वो कई शरीर बदल चुका होता है। अब उस चौथे एलियन सिम्बियोट्स का अपने होस्ट के ऑर्गन्स को खा जाना और फिर बॉडी टू बॉडी ट्रेवल करना, ये सब 6 महीनों तक चलता रहता है। और दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन की सीनियर डॉक्टर अब तक ये पता लगा लेती हैं कि ये एलियन सिम्बियोट हर किसी को अपना होस्ट नहीं बना सकता। बॉन्डिंग के लिए एलियन सिम्बियोट और उसके होस्ट का आपस में कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों लाइफ फाउंडेशन में टेस्टिंग के दौरान काफी इंसानों की मौत हो गई होती है, क्योंकि रिसर्च के लिए जब भी किसी एलियन सिम्बियोट को किसी इंसान के साथ जब भी बॉन्ड किया जाता था तो कंपैटिबल ना होने की वजह से वो एलियन सिम्बियोट उस इंसान के सारे ऑर्गन्स खा जाता है और अब उन सभी इंसानों की मौत हो गई होती है। और अब ये सब लाइफ फाउंडेशन के सीनियर डॉक्टर को पसंद नहीं होता, लेकिन उसको ये सब इसलिए करना पड़ रहा होता है क्योंकि कार्लटन ड्रेक ने उसे और उसकी फैमिली को मारने की धमकी दे रखी होती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एडी ब्रूक काफी दुखी रहने लगता है, क्योंकि 6 महीने पहले जो उसने कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लिया था उसके बाद उसकी जॉब चली गई होती है और कार्लटन ड्रेक के दबाव में आकर मार्केट में कोई भी उसे जॉब नहीं देता है, जिसके बाद उसका करियर बर्बाद हो जाता है। और काफी टाइम से जॉबलेस होने की वजह से उसके पास अब पैसे भी खत्म होने वाले होते हैं और उसके काफी सारे बिल्स और ड्यूज भी पेंडिंग होते हैं। अब एक दिन वो लाइफ फाउंडेशन की सीनियर डॉक्टर जिसका नाम डोरा स्कर्ट होता है वो एडी ब्रूक से कांटेक्ट करती है और वो एडी से कहती है कि मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की काफी जरूरत है। और अब वो कहती है कि तुमने ड्रेक के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सब सच है। अब क्योंकि कार्लटन ड्रेक ने एडी ब्रूक का करियर पहले से ही बर्बाद कर दिया होता है तो वो सीनियर डॉक्टर की बात नहीं सुनना चाहता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सीनियर डॉक्टर एडी ब्रूक से कहती है कि कार्लटन ड्रेक अभी भी मासूम लोगों का अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा है और वो सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनकर एडी ब्रूक रुक जाता है और अब एडी ब्रूक डोरा स्कर्ट से पूछता है कि क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अब वो डॉक्टर कहती है कि हाँ मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मैं ही उसके इस प्रोग्राम की हेड हूँ। अब वो डॉक्टर एडी ब्रूक से कहती है कि मैंने पहले उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो इस एक्सपेरिमेंट से लोगों का कैंसर का इलाज ढूंढना चाहता है, लेकिन मैं गलत थी, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि अगर अब मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे परिवार को मार देगा। अब उस टाइम तो एडी ब्रूक उस डॉक्टर का साथ देने के लिए मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद एडी ब्रूक खुद उस डॉक्टर को कॉल करता है और फिर लाइफ फाउंडेशन के रिसर्च फैसिलिटी में उसके साथ जाता है। अब क्योंकि डॉक्टर डोरा स्कर्ट के पास लाइफ फाउंडेशन की आईडी होती है तो वो एडी ब्रूक को कार के अंदर छुपा के लाइफ फाउंडेशन की रिसर्च फैसिलिटी के अंदर तक ले जाती है। अब रिसर्च फैसिलिटी में एंटर करने के बाद डोरा स्कर्ट एडी ब्रूक को पूरी बात शुरू से बताती है कि कुछ मंथ्स पहले ड्रेक ने एक प्लेनेट की खोज में एक रॉकेट भेजा था, लेकिन वापस आते समय हमें एक कॉमेट मिला जिसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें हम सिम्बियोट्स बोलते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट में बिना हमारी हेल्प के जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ड्रेक को लगता है कि इंसान उन एलियंस के साथ बॉन्ड बनाकर स्पेस में भी जिंदा रह सकता है और उसने ये सब सीक्रेट रख रखा है और वो अब तक इस प्रोग्राम में कई इंसानों की बलि चढ़ा चुका है। अब जब ब्रूक उनकी रिसर्च लैब के अंदर पहुंचता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाता है और वो उस सब की अपने फोन में फोटो खींचने लगता है। तभी एडी को वहाँ पर एक मरा हुआ सिम्बियोट दिखाई देता है। तभी एक औरत वहाँ पर ब्रोक से चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है और जैसे ही ब्रोक उस लैब का कांच तोड़कर उस औरत को बचाने के लिए अंदर जाता है, उस औरत के अंदर का सिम्बियोट ब्रोक के अंदर चला जाता है और वो औरत मर जाती है। तभी वहाँ पर एक अलर्ट अलार्म बजने लगता है और वहाँ पर सारी सिक्योरिटी आ जाती है। इसके बाद ब्रोक वहाँ से भागने लगता है। अब जब वो सिम्बियोट और ब्रोक आपस में जुड़े होते हैं इस वजह से ब्रोक के अंदर काफी सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिनकी हेल्प से वो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद एडी ब्रूक सीधा अपने घर पहुँचता है, लेकिन सिम्बियोट से जुड़ने के बाद अब वो काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो अपने डस्टबिन से उठाकर बासी चिकन खाने लगता है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और उसको अपने ही अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अब ब्रोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब इसके बाद एडी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। अब वहाँ पर पहुंचकर एडी ब्रूक उसको अपनी कंडीशन और लाइफ फाउंडेशन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बताने से पहले एडी ब्रूक को वहाँ पर एक फिश एक्वेरियम दिखता है और वो उस एक्वेरियम के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहाँ से जिंदा मछली खाने लगता है। अब रेस्टोरेंट के सारे लोग एडी ब्रूक की ये हरकत देखकर डरने लगते हैं। अब इसके बाद एडी की एक्स गर्लफ्रेंड का फ्रेंड जिसका नाम डैन होता है वो एक डॉक्टर होता है और वो इसके बाद एडी को सीधे अपने हॉस्पिटल लेके जाता है
और वहाँ पे जब वो उसका MRI मशीन से चेकअप कर रहा होता है, ब्रोक को तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। अब अपना चेकअप करा के एडी ब्रूक उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ CCTV फुटेज की हेल्प से ड्रेक के लोगों को पता चल जाता है कि उस रात रिसर्च फैसिलिटी में ब्रोक और डोरा स्कर्ट आए होते हैं। और अब जब कार्लटन ड्रेक को इस बात का पता चलता है तो वो डॉक्टर डोरा स्कर्ट को एक सिम्बियोट के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद वो सिम्बियोट डॉक्टर डोरा स्कर्ट के ऑर्गन्स को खा जाता है और डॉक्टर डोरा स्कर्ट मर जाती है। अब दूसरी तरफ जब एडी ब्रूक हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर पहुंचता है तो फिर से उसको अपने अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एनी उसको कॉल करके कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और तुम्हारी बॉडी में एक पैरासाइट है जिस वजह से तुम बीमार हो रहे हो, और वो कहती है कि हमें उसे तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। अब इतने में ही ब्रोक के घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और तभी ब्रोक को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन इसके बावजूद ब्रोक वो दरवाजा खोल देता है। दरअसल वहाँ पर ड्रेक के आदमी ब्रोक को पकड़ने आए होते हैं। तभी एडी के अंदर का सिम्बियोट अपनी पावर से एडी के थ्रू उन गुंडों को मारने लगता है। अब उस सिम्बियोट की हेल्प से एडी ब्रूक काफी पावरफुल हो चुका होता है। अब इसके बाद एडी ब्रूक वहाँ से भागने लगता है। वो गुंडे उस पर गन से फायर भी करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स की हेल्प से उन बुलेट से भी बच जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एडी और वो सिम्बियोट दोनों आपस में मिलकर इतने पावरफुल इसलिए हो गए होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से एकदम कंपैटिबल होते हैं। अब उस जगह से निकलने के बाद पहली बार वो सिम्बियोट एडी ब्रूक से बात करने लगता है, लेकिन तभी ड्रेक के गुंडे एडी पर ड्रोन से हमला कर देते हैं और एडी वहाँ से उनसे बचने के लिए फिर से भागने लगता है। अब दोस्तों मूवी के इस सीन में सबसे बेहतरीन स्टंट सीन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत लाजवाब होते हैं। एडी ब्रूक बाइक पर वहाँ से बचकर निकल रहा होता है और ड्रेक के गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो सिम्बियोट एडी ब्रूक को ड्रेक के गुंडों के हर अटैक से बचाता है, जिसके बाद एडी ब्रूक उन गुंडों से बचकर निकल जाता है। अब दोस्तों इस सीन के एंड में हमें बिल्कुल वही वेनम देखने को मिलता है जो हमें स्पाइडरमैन 3 में दिखाया गया था। और जब वो ड्रेक के गुंडे एडी से लड़ रहे होते हैं तो वो वेनम ड्रेक के उस गुंडे का सर खा जाता है और वहाँ से एडी को लेकर भाग जाता है। अब इसके बाद वो सिम्बियोट एडी को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और वो ब्रूक को पहली बार अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर एडी ब्रूक काफी डर जाता है। और इसके बाद वो सिम्बियोट कहता है कि मेरा नाम वेनम है, और इसके बाद वो कहता है कि तुम इंसानों ने हमें नहीं बल्कि हमने तुम्हें ढूंढा है। हमें कार्लटन ड्रेक के रॉकेट की जरूरत है। यहाँ अर्थ पर इंसानों के रूप में हमारे लिए बहुत सारा खाना है। जिसके बाद वेनम एडी ब्रूक से एक डील करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, वरना मैं तुम्हारे भी ऑर्गन्स खा जाऊंगा। और अब दूसरी तरफ इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अपना नया होस्ट ना मिलने की वजह से कार्लटन ड्रेक की लैब के दोनों सिम्बियोट मर जाते हैं और अब सिर्फ 2 ही सिम्बियोट जिंदा होते हैं, एक जो कि वेनम होता है और एडी ब्रूक के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा जो उस क्रैश से बचकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहा होता है। अब क्योंकि एडी ब्रूक के पास कार्लटन ड्रेक की रिसर्च फैसिलिटी के काफी सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, तो वो उन फोटोग्राफ्स को लेकर अपने बॉस के ऑफिस जाता है ताकि वो अपने बॉस को अपने कार्लटन ड्रेक पर लगाए गए इल्जामों का सबूत दिखा सके। लेकिन उसके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड एडी ब्रूक को ऊपर जाने नहीं देता। तभी वेनम एडी ब्रूक की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है और वो सिर्फ कुछ पलों में उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आता है और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज से वेनम काफी कमजोर पड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन अंत में वेनम ब्रूक की जान बचा ही लेता है। अब इसके बाद एडी ब्रूक अपने बॉस की टेबल पर वो पिक्चर्स वाला मोबाइल फोन रख देता है, लेकिन जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तभी वहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी फिर से एडी ब्रूक वेनम बन जाता है और इसके बाद वेनम सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद वहाँ पर एनी आती है और वो ब्रूक को वेनम बना देखकर डर जाती है और वो उससे सीधे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। और अब रास्ते में एनी ब्रूक से कहती है कि तुमको फिर से MRI कराना होगा। तभी ब्रूक के अंदर से वेनम कहता है कि नहीं, MRI नहीं। अब इसके बाद वेनम एडी ब्रूक को बताता है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें वेनम को काफी कमजोर कर देती हैं। अब दोस्तों एक तरफ तो एनी एडी ब्रूक को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ वो जो 14 सिम्बियोट सड़कों पर घूम रहा होता है वो किसी तरह लाइफ फाउंडेशन के रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाता है और उसके बाद वो वहाँ पर कार्लटन ड्रेक की बॉडी से जुड़ जाता है। अब ड्रेक और उस सिम्बियोट्स का एक जैसा होने की वजह से ड्रेक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और दोस्तों अब तक दूसरी तरफ एनी और ब्रूक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पूरे चेकअप के बाद डैन एडी को बताता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, वो पैरासाइट तुम्हें अंदर से धीरे धीरे खा रहा है
तभी वेनम अंदर से ब्रोक से बोलता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, तुम इनकी बात मत सुनो। तभी वेनम डैन की गर्दन पकड़ लेता है। तभी ये सब देखकर एनी उस रूम का एमआरआई मशीन ऑन कर देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देती है, जिस वजह से वेनम एडी ब्रोक के शरीर से अलग हो जाता है और वो तड़पने लगता है। इसके बाद डैन ब्रोक को उस रूम से बाहर निकालकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वेनम उसी रूम में फंस जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वेनम को उस रूम से निकलने के लिए वेंटिलेशन पाइप का रास्ता मिल जाता है और वो उस रास्ते से वहां से बचकर निकल जाता है और वो इसके बाद एक डॉग की बॉडी के अंदर घुस जाता है। और जब वो फिर से एडी ब्रोक के पास जा रहा होता है तो वो देखता है कि ड्रेक के लोग वहां पर आकर एडी ब्रोक को पकड़कर ले जाते हैं और इसके बाद वेनम एनी की बॉडी के साथ जुड़ जाता है। अब ड्रेक के गुंडे एडी को पकड़कर लाइफ फाउंडेशन के रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां पर ड्रेक एडी से वेनम के बारे में पूछता है। लेकिन एडी कहता है कि अब वो मेरे शरीर में नहीं है और न ही मुझे पता कि अब वो कहाँ है। लेकिन अब जो सिम्बियोट ड्रेक के साथ जुड़ा होता है वो बाहर आ जाता है और एडी से गुस्से में पूछता है कि कहाँ है वेनम। लेकिन एडी फिर से कहता है कि मुझे सच में नहीं पता, अब वो मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद ड्रेक अपने आदमियों से कहता है कि अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, तुम इसे यहाँ से बाहर ले जाकर मार दो। अब इसके बाद ड्रेक उस सिम्बियोट से बात करने लगता है और वो सिम्बियोट से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बाकी के साथियों को बचा नहीं पाया। और अब इसके बाद वो सिम्बियोट कहता है कि चिंता मत करो, हमारे जैसे करोड़ों हैं और वो सब वही करेंगे जो मैं उनसे करने को कहूंगा, लेकिन पहले हमें उन्हें यहाँ पृथ्वी पर लाना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर उनका प्लान होता है कि लाइफ फाउंडेशन के रॉकेट से जाकर बाकी के सिम्बियोट्स को पृथ्वी पर लाया जाए, जिसके बाद वो सभी इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेंगे और उनके शरीर की दावत उड़ाएंगे। अब इसके बाद ड्रेक के लोग एडी ब्रोक को जंगल में ले जाते हैं और जब वो उसको मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एनी आ जाती है, जो कि वेनम के साथ जुड़ी होती है। और अब इसके बाद वेनम उन सबको मार देता है और इसके बाद जब ब्रोक और एनी किस कर रहे होते हैं तब वेनम एडी ब्रोक की बॉडी के साथ जुड़ जाता है और अब वेनम ब्रोक को बताता है कि जो सिम्बियोट ड्रेक से जुड़ा है उसका नाम रॉयट है और वो उन सभी सिम्बियोट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद ड्रेक अपने स्टाफ से रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करने को कहता है। सभी लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो सब जैसा ड्रेक कहता है वैसा करने लगते हैं। अब इसके बाद वेनम और ब्रोक वापस लाइफ फाउंडेशन के रिसर्च फैसिलिटी की तरफ जाने लगते हैं और अब वेनम ब्रोक को बताता है कि अगर हमने राइट को नहीं रोका तो वो हमारे जैसे करोड़ों को यहाँ पर ले आएगा। तभी ब्रोक कहता है मतलब तुम सब मिलकर इंसानों को खाकर दावत उड़ाना चाहते हो। अब इसके बाद वेनम कहता है नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने प्लेनेट पर एक लूजर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम यहाँ पर एक लूजर हो, लेकिन यहाँ पर मैं और तुम एक साथ जुड़कर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और अब इसके बाद वेनम कहता है अगर हमें ऐसे ही यहाँ पर रहना है तो हमें रॉयट को उन बाकी के सिम्बियोट्स को लाने से रोकना होगा। दोस्तों अब दूसरी तरफ ड्रेक अपने सभी एम्प्लॉइज से रॉकेट लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट करा देता है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय को कुछ गड़बड़ लगती है और वो रॉकेट के लॉन्च को अबॉर्ट करने ही वाला होता है, लेकिन ड्रेक को पता चल जाता है और तभी रॉयट बाहर आ जाता है और वो उन सभी एम्प्लॉयज को मार देता है। वो उन सभी एम्प्लॉयज को गाजर मूली की तरह काट देता है और अब इसके बाद रॉयट रॉकेट में बैठने के लिए भागने लगता है और तभी वहाँ पर वेनम आ जाता है। अब रॉयट वेनम को देखकर काफी खुश होता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो रॉकेट में बैठो, हम अपने साथियों को यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन वेनम रॉयट से कहता है कि मैं तुम्हें ये दुनिया बर्बाद नहीं करने दूंगा। दोस्तों अब इसके बाद रॉयट और वेनम के बीच फाइट होने लगती है और यहाँ पर वेनम रॉयट को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रॉयट वेनम से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और अब रॉयट वेनम को ब्रोक से अलग कर देता है, लेकिन ब्रोक वेनम से जाकर फिर से जुड़ जाता है। लेकिन अब रॉयट वेनम और ड्रेक को अपने अंदर जोड़ लेता है और रॉकेट में चढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और वो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे रॉयट काफी कमजोर पड़ जाता है और अब ड्रेक, ब्रूक, रॉयट और वेनम सब अलग अलग हो जाते हैं और अब ड्रेक और ब्रूक अपने असली रूप में लड़ने लगते हैं। लेकिन ब्रूक ड्रेक की पिटाई करके उसको पानी में फेंक देता है, लेकिन तभी ड्रेक और रॉयट किसी तरह जुड़ जाते हैं और इसके बाद रॉयट पानी से बाहर आकर अपने बड़े और धारदार हथियार को ब्रोक की छाती में घुसा देता है और रॉकेट में जाकर बैठ जाता है। अब ब्रोक मर रहा होता है, लेकिन तभी वेनम आकर ब्रोक से जुड़ जाता है और वो ब्रोक को ठीक कर देता है और वो उसी धारदार हथियार को बाहर निकालकर उस उड़ते हुए रॉकेट पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है और उस हथियार को रॉकेट के इंजन बूस्टर्स में घुसा देता है और उस रॉकेट के इंजन बूस्टर्स को चीर देता है, जिसके बाद उस रॉकेट में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे रॉकेट के अंदर मौजूद रॉयट और ड्रेक जलकर राख हो जाते हैं और ब्रोक आकर पानी में गिर जाता है। दोस्तों मूवी को देखने से ऐसा लगता है कि वेनम मर गया है और अब एनी को भी ऐसा ही लगता है कि वेनम उस हादसे में मर चुका है, लेकिन वेनम अभी भी जिंदा होता है और वो ब्रोक की बॉडी के अंदर ही होता है
और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रोक और एनी अपनी पुरानी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके बाद ब्रोक वहाँ से जाने लगता है। और दोस्तों इसी सीन में हमें मार्वल्स मूवीज की जान स्टैनली की एंट्री भी दिखाई जाती है। अब दोस्तों इसके बाद ब्रोक और वेनम आपस में बात कर रहे होते हैं। अब क्योंकि सिम्बियोट्स को सिर्फ मांस अच्छा लगता है और वो अब क्योंकि ब्रोक के ऑर्गन्स भी नहीं खा रहा होता है, तो अब वेनम काफी भूखा होता है और तभी वो ब्रोक से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं किसी इंसान को खा जाऊं? लेकिन अब ब्रोक उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी को नहीं खा सकते, तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो जो कि बहुत बहुत बुरे हों, और वो भी सिर्फ कभी कभी। अब वेनम कहता है कि मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो वरना मैं किसी को भी खा जाऊंगा। अब इसके बाद ब्रोक एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और अब खाने का सामान खरीदने लगता है। तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है और शॉपकीपर से हफ्ता मांगने लगता है और वो उसको गन भी दिखाता है। तभी वेनम ब्रोक से पूछता है कि क्या एक बुरा इंसान है? ब्रोक कहता है हाँ ये एक बुरा इंसान है। तभी वेनम उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस गुंडे से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फिर से वापस आए या कहीं और ये काम किया तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे हाथ और पैर खा जाऊंगा और फिर तुम्हारी खोपड़ी खा जाऊंगा और फिर तुमको सड़क पर फेंक दूंगा। तभी वो आदमी उससे पूछता है कि तुम हो कौन, और वो उससे कहता है वी आर वेनम। और इसके बाद वेनम उससे कहता है कि लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे, और वेनम वहीं पर उस गुंडे को खा जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब एडी ब्रोक को उसकी जॉब वापस मिल गई होती है और वो अब एक जेल में एक कैदी का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है। और अब उस जेल में जाते हुए एडी ब्रोक वेनम से कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए मेरे काम में इंटरफेयर मत करना और मुझे उस कैदी से बात करने देना। दोस्तों अब इस सीन को देखकर लगता है कि वेनम एडी ब्रोक की बात मानने लगा है। अब जब एडी ब्रोक उस कैदी के पास पहुंचता है जिसको सब रेड के नाम से बुलाते हैं, और ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि उसके बालों का रंग भी लाल होता है। अब वो कैदी ब्रोक से कहता है कि जब मैं इस जेल से बाहर आऊंगा तो कार्नेज होगा। तो दोस्तों आज का ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।